मैथेसन रूल आपके पास क्या होता है एक्चुअली, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ये टोटल रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। और टोटल रेजिस्टिविटी क्या होगी आपके पास? टोटल रेजिस्टिविटी जो है वो जितने कंपोनेंट की वजह से रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल में ऑफर हो रही होगी उन सबको ऐड करके आपके पास जो रेजिस्टिविटी होगी वो टोटल रेजिस्टिविटी होगी। यही एक्चुअली मैथेसन आपके पास रूल होता है, ठीक है। तो अभी हम इसका स्टार्ट भी देख लेते हैं कि आपने कैसे करना है इसको। देखिए, सिंपल रेजिस्टिविटी आपके पास क्या है? सिंपल रेजिस्टिविटी आपके पास है जो होती है वो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होती है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आपके पास वो एरिया पे भी डिपेंड करी है, लेंथ पे भी डिपेंड करी है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है आपके पास सिंपल, ठीक है। और अगर हम मेटल के केस में देखें तो मेटल के केस में क्या होता है? मेटल के केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो आपके पास कोलेजन्स क्या होंगी? ज्यादा होंगी, ठीक है। कोलेजन ज्यादा होंगी और कोलेजन की वजह से फिर एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में रिलीज होगी? हीट की फॉर्म में रिलीज होगी। और आपके पास रेजिस्टिविटी क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। एक्चुअली ये आपके पास क्या होता है, आपको याद होगा जब आपके पास हमने पहले पढ़ा कि लेटेस्ट एटम जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी पोजीशन पे हर टाइम वाइब्रेट करते रहते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। और अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जाना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली ट्रेवल कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो वो क्या करेंगे? टू एंड फॉर बैक एंड फॉरवर्ड वो क्या कर रहे होते हैं? हर डायरेक्शन में जो है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से इनका एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो अब जो इलेक्ट्रॉन इजीली पहले फ्लो करके जाता था अब उसमें कोलिजन के चांसेस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। तो जब कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं कर पा रहा, और यही आपके पास एक्चुअली रेजिस्टिविटी भी होती है कि उसको रुकावट फील हो रही है, ठीक है। तो कोलिजन्स होंगी, आपके पास एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। और रेजिस्टिविटी क्या करी होगी? इंक्रीज करी होगी इन द केस ऑफ मेटल्स, अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास रेजिस्टिविटी यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट है? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखें, जैसे ये अभी आपने क्या किया कि आपके पास कोई हमने मेटल का केस लिया हुआ है, जैसे कॉपर हमने लिया हुआ है। और कॉपर आपको पता है कि क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे कॉपर लेटेस्ट आयन जो है वो पॉजिटिव आयन्स हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनके बीच में क्या कर रहे हैं? मूव करके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो आपके पास जो कॉपर है जिनकी ऑसिलेशन का कोई ना कोई एम्पलीट्यूड था वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और एम्पलीट्यूड के इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में से कोलाइड करता करता मूव करके जाएगा, ठीक है। कोलिजन होना शुरू हो जाएगी। ये सिंपल मेटल्स का केस था। और अब हम आते हैं मेन। स्कैटरिंग आपके पास कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप की स्कैटरिंग होती है, ठीक है। इन जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके जाएगा ना किसी भी लेटर्स के अंदर से, तो 3 टाइप की स्कैटरिंग पॉसिबली हो सकती है। और वो कौन कौन सी स्कैटरिंग होगी आपके पास? एक पहली स्कैटरिंग जो है वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय थर्मल वाइब्रेशन ऑफ ए लेटेस्ट आयंस। अब यहाँ पे ये वही वाला केस है जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास ऑल द टाइम लेटेस्ट एटम क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, हर एक मटेरियल में कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने का मतलब है कि अब जो कोई इलेक्ट्रॉन बगैर टकराए भी आगे पास कर जाता था, अब टकराने के चांस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, कोलिजन के चांस बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेटेस्ट वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, मतलब कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। और टकराएंगे ज्यादा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन टकराएंगे ज्यादा तो। और स्कैटरिंग का मतलब है कि रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे केस में आपके पास टेम्परेचर जो है जो रेजिस्टिविटी है वो टोटल किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। अगर इंक्रीज टेम्परेचर होगा तो आपके पास रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपके पास टेम्परेचर जो है डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा होता है, हर केस में नहीं आता, लेकिन कुछ मेटल्स के केस में ऐसे आ रहा होता है आपके पास। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि आपके पास दूसरा क्या हो रहा है। दूसरा है स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लेटेस्ट इम्परफेक्शन, ठीक है। लेटेस्ट इम्परफेक्शन हो सकती है आपके पास और उसमें भी आपके पास क्या होगा? स्कैटरिंग होगी। अब उसमें क्या कैसे होता है लेटेस्ट इम्परफेक्शन में? जैसे आप समझें कि आपके पास ये कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब इलेक्ट्रॉन को पूरा पाथ पता है कि उसने सीधा सीधा ऐसे 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 करके मूव कर जाना है, ठीक है। तो इसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, कोई स्ट्रक्चर ऐसा हो और ऐसा आ जाए, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से मूव करके जा रहा है उसको था कि मैंने सीधा सीधा यूं जाना है, लेकिन एकदम से उसको क्या कर रहा है? चेंज स्ट्रक्चर मिल रहा है। कोई डिफॉर्मेशन फॉर्मेशन हो जाती है, कोई स्ट्रेन हो जाता है जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ऑफ कोर्स उसके बॉन्ड एजेस
और बैंड एजेस और जो बाउंड्रीज होंगी वो चेंज हो जाएंगी। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जब उससे टकराएगा तो उसमें भी क्या आएगी, रेजिस्टिविटी आएगी, मतलब रुकावट आएगी, रेजिस्टिविटी आएगी। ठीक है। तो क्या हो सकता है, हमारे पास किसी लेटेस्ट में डिफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। और इसकी वजह से भी आपके पास क्या हो रही है, रेजिस्टिविटी आ रही है। और ऐसे केस में जहाँ पे आपके पास रेजिस्टिविटी बिकॉज ऑफ डिफेक्ट्स आ रही है, वहां पे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है। ये टोटली इस चीज पे डिपेंड कर रही है कि आपके पास किस किस्म का डिफेक्ट है। बहुत से डिफेक्ट होते हैं, मैं अभी आपको नेट से भी दिखा भी देती हूँ ये कंप्लीट करने के बाद। अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इम्प्रॉपर एटम्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपके पास जैसे हमारे पास लाइक डोपिंग की हो या वैसे हो, हमारे पास कोई इम्प्योरिटी एटम आ गया हो। अब इम्प्योरिटी यहाँ पे क्या होगा, इम्प्योरिटी एटम ये होगा कि जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर किसका मिलके बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, तो एक बीच में एल्यूमिनियम का आ जाए। ठीक है। अब आपको पता है कि कॉपर का, जितने भी कॉपर के एटम होंगे उन सबका साइज तो सेम होगा, बट एल्यूमिनियम का साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर वो बीच में एल्यूमिनियम आ जाता है तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो कॉपर के एटम के हिसाब से जा रहा है ना, उसकी वाइब्रेशन हो रही होंगी उसके साइज के हिसाब से, लेकिन जैसे ही इसको एल्यूमिनियम मिलता है तो उसको एकदम बिगर साइज मिलता है या स्मॉलर साइज मिलता है। तो उसमें भी उसकी जो मूवमेंट है वो चेंज तरीके से आएगी। ठीक है। तो कोलिजन भी क्या होगी, डिफरेंट तरीके से होगी। अब बिगर साइज मिला है तो इसका मतलब है कोलाइड करेगा, क्योंकि डिफरेंट साइज ऑफ एटम है। ठीक है। तो इसकी वजह से कोलाइड करने का मतलब स्कैटर होगा। और यहाँ पे भी रेजिस्टिविटी आ जाएगी, और यहाँ पे भी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। यहाँ पे टोटली इस चीज पे डिपेंड करिए कि कितने इम्प्योरिटी एटम्स हैं और कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो और कौन से इम्प्योरिटी एटम है जिसकी वजह से स्कैटरिंग हो रही है। तो आपके पास हमने अभी देख ली कि स्कैटरिंग हमारे पास तीन टाइप की हो रही थी, तीन टाइप की हो रही थी, जिसमें से पहली स्कैटरिंग हमारे पास ड्यू टू टेम्परेचर हो रही थी, और उसमें हमारे पास लेटेस्ट वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता था बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और दूसरी हमारे पास किस लिए हो रही है, लेटेस्ट इम्परफेक्शंस की वजह से हो रही है। एंड थर्ड वन हमारे पास किस वजह से हो रही है, इम्प्योर एटम्स की वजह से हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि अब हम इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन करेंगे। उसके लिए हम सपोज करते हैं कि क्या होगा, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास टोटल एन नंबर ऑफ जो है एटम्स हैं। ठीक है। तो ए से बी तक जाते हैं जो कवर करते हैं डिस्टेंस एक्स, और फिर उसके बाद बी से सी तक जाते हैं जो डिस्टेंस कवर करते हैं डी एक्स। ठीक है। और जो बी से सी तक जाते हैं आपके पास एटम्स, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, उनको हम कहते हैं डी एन। ठीक है। अच्छा, डी एन हम इसलिए कह रहे हैं या डी एक्स हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो एन एक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बगैर टकराए आपके पास ए से बी पोजीशन तक चले जाएंगे, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए से बी पॉइंट तक आ गए बगैर कोलिजन। और जो बी से सी है ये क्या है, विदाउट कोलिजन, ये कोलिजन से, ये कोलाइड किया तब पहुंचे। ठीक है। तो आप देखिए, आप क्या कहेंगे, एन एक्स के आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एक्स डिस्टेंस विदाउट कोलिजन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। और डी एन क्या हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किए उन्होंने डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया और बाय कोलिजन, कोलिजन से, और ये डिस्टेंस कवर किया। ठीक है। तो इसका मतलब है डीएन किसके इक्वल होगा, डीएन प्रोपोर्शनल होगा कि टोटल कितने नंबर ऑफ एटम थे और कितना डिस्टेंस कवर किया कोलिजन के टाइम पे। कोलिजन के टाइम पे डिस्टेंस तो डीएक्स कवर किया, और टोटल से मैंने इसको क्यों मल्टीप्लाई किया, इसके प्रोपोर्शनल क्यों कह दिया, इसके प्रोपोर्शनल ये कह दिया कि टोटल आपके पास जितने होंगे ना, लेट्स सपोज आपके यहाँ पे कितने हैं, 100 हैं। ठीक है। तो 100 में से हो सकता है 80 जो है वो कवर कर गए हो विदाउट कोलिजन, और 20 इधर कर गए हो इधर कर गए हो। ठीक है। अब 100 के बजाय अगर लेट्स सपोज मेरे पास एनएक्स कितना हो, 200 होगा, 200 हुआ, तो क्या होगा मेरे पास लेट्स सपोज 160 या 170 हम कहते हैं कि करके हमारे पास कवर डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस, और 40 जो हो गए वो क्या हो गए, जिन्होंने कोलाइड किया। ठीक है। तो उसका मतलब है कि अगर आपके पास एन एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे डी एन की वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मतलब डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ आपने इलेक्ट्रॉन्स लिए कितने हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो अपना रिलेशन बनाया और उसमें हमने यही लिखा कि हमारे पास डी एन किसके प्रोपोर्शनल है, एन एक्स के, यानी टोटल कितने थे और डी एक्स के, और उन्होंने कितना जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने कोलिजन किया और फिर गए आगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि मुझे दोनों, अगर मैं इसको खत्म करूं प्रोपोर्शनल साइन को, तो मेरे पास ये आ जाएगा इक्वल्स टू। ठीक है। और प्रोपोर्शनल साइन खत्म करते हुए हम लेमडा को नीचे ले आए। और उसकी क्या रीजन है, उसकी रीजन ये है कि आपके पास हमने दोनों साइडों पे क्या करना है, डायमेंशन एक जैसे करना है। यहाँ पे देखें आपके पास एन तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कोई डायमेंशन नहीं होती है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या था, आपके पास डीएक्स था, डीएक्स के यूनिट होते हैं मीटर के। ठीक है। तो उसकी डायमेंशन को जो है वो आपको कांस्टेंट करने के लिए कि इधर उधर एक जैसी हो, और इधर कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो उसका मतलब यहाँ पे भी कोई भी नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, नीचे लेमडा से डिवाइड कर दिया, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म किया, इक्वल टू लाई। ठीक है। तो हमने लेमडा ले लिया, क्योंकि लेमडा जो होता है उसके यूनिट भी क्या होते हैं, मीटर के होते हैं, उसके यूनिट मीटर के होते हैं। और लेमडा क्या है, आपके पास एक डायमेंशन इसकी लेंथ की है, और ये होता क्या है, मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, यानी जो एटम आपके पास पड़े हुए ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बीच में से गुजर के जाएगा। ठीक है। विदाउट कोलिजन
जब इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसको हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, मीन फ्री पाथ। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि यहाँ पे एक इसके साथ नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। अच्छा, नेगेटिव साइन क्यों आएगा? नेगेटिव साइन इसलिए आएगा आपके पास क्योंकि आपके पास स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, dn बाई डी एक्स लिख लिया, यहाँ पे nx बाई लेमडा लिख लिया। ठीक है, dy बाई डी एक्स जो स्लोप होता है वो क्या करेगा, आपको बताएगा, नेगेटिव से पता चलेगा कि डिक्रीज कर रहा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं विद टाइम, तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन ले लिया। अब आपके पास dn है, dn का मतलब क्या था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन्होंने क्रॉस किया, यानी जिन्होंने कोलिजन किया, यहाँ पे जिन्होंने स्कैटरिंग का प्रोसेस हुआ, कोलिजन का प्रोसेस हुआ, उसके भी क्या रीजन हो सकते हैं, उसके भी तीन रीजन हो सकते हैं। कौन कौन से? जैसे हमने पिछले में पढ़ा, तीन टाइप की स्कैटरिंग हो सकती है, तो यही तीन टाइप की स्कैटरिंग बी से सी पॉइंट पे भी हो सकती है डीएन पे। तो इसका मतलब है डीएन जो है उसको हम किस किस के इक्वल लिखेंगे, डीएन ये सबस्क्रिप्ट में एक दफा हमने टी लिख लिया, आई लिख लिया और डी स्मॉल डी ले लिया। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब है टी का मतलब है लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से, जब लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से मतलब कि टेम्परेचर की वजह से, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और कोलिजन ज्यादा होंगी, स्कैटरिंग होगी, तो तब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें वो डीएन के सबस्क्रिप्ट में टी लिख के हम रिप्रेजेंट करेंगे। और डीएन आई का है लेटेस्ट इम्परफेक्शन, अगर हमारे लेटेस्ट में कोई ना कोई इम्परफेक्शन है तो उसकी वजह से जो हो रहा है उसे हम करेंगे डीएन आई से। और डीएन डी का क्या मतलब होगा, इम्प्योरिटी एटम डिफेक्ट की वजह से, यानी इम्प्योरिटी एटम में कोई ना कोई डिफेक्ट है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपके पास आ सकता है। ठीक है, अब इम्परफेक्शन आपके पास क्या था, इम्परफेक्शन एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि लेटेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्टेन आ सकता है, डिफेक्ट आ सकता है। और जो इम्प्योरिटी एटम है, ये आपके पास क्या था कि आपके पास रेगुलरली जो भी एटम्स हैं उनसे अदर देन कोई और एटम आ जाता है, उसका साइज डिफरेंट होने की वजह से कोलिजन हो सकती है। तो ये तीन डिफरेंट फैक्टर जो है ये कोलिजन कर सकते हैं, इसीलिए हमने कहा कि जो आपके पास पॉइंट बी से सी है, यहाँ पे जो कोलिजन करके इलेक्ट्रॉन हुए वो तीन तरह के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए हम तीनों को लिखेंगे और तीनों को ऐड करके डीएनके को लिखेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जैसे इस तीन को हमने लिखा, और हम ये करेंगे कि अब हमने इस सारे की जगह क्या लिखेंगे, यानी ये जो आपने डीएन की इक्वेशन फाइंड की थी, एन एक्स डी एक्स बाई लेमडा, तो ये हमने हर एक की जगह सब्स्टिट्यूट कर देनी है। देखिए, एन एक्स डी एक्स और लेमडा, लेमडा के साथ मैंने बस लिख दिया टी, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे आपके पास ये वाला रिलेशन जो है वो थर्मल वाइब्रेशन की वजह से है, ये वाला रिलेशन आपके पास किसकी वजह से है, इम्परफेक्शन की वजह से, लेटर्स के अंदर डिफेक्ट की वजह से है, ये किसकी वजह से है, इम्प्योरिटी एटम की वजह से है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, और डीएन वैसा का वैसा ही। अब यहाँ से मुझे क्या, मैंने क्या किया, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या हो गया, ये तीन किस्म के आपके पास लेमडा आ गए जिनको हमने ऐड किया, और ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपके पास डीएन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डीएन की वैल्यू हमें पता थी, डीएन की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली थी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो मैं आपके जो इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये डीएन वाली इक्वेशन लिख दूंगी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली इक्वेशन लिख दी, और राइट हैंड साइड पे आपकी सारी ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब इसके साथ आपके पास नेगेटिव साइन इस साइड का इस साइड से कट जाएगा, उसके बाद आपके पास एन एक्स और डी एक्स जो है वो आपस में कट जाएंगे, तो पीछे क्या बचा, वन बाय लेमडा इज इक्वल टू वन बाय लेमडा टी प्लस वन बाय लेमडा आई प्लस वन बाय लेमडा स्मॉल डी, यानी लेटेस्ट डिफेक्ट ड्यू टू इम्प्योरिटी एटम, ये आ गया आपके पास। ठीक है, और मुझे पता है कि लेमडा किसके इक्वल होता है, मैं भी फर्मी सरफेस की बात करी क्योंकि आपके पास वहां पे ही इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसको ले रहे होंगे मेटल्स के केस में, तो आपके पास लेमडा किसके इक्वल होगा, वी एफ टॉ के इक्वल होगा, ये चीज भी आपको पता होगी। ये देखें, ये आपके पास वही इक्वेशन है, एस इज इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं, वी टी, तो ये वो है, एस इज इक्वल्स टू वी टी। ठीक है, टी की जगह टॉ आ गया, वी की जगह वी एफ आ गया, एस की जगह लेमडा आ गया। ठीक, ये इक्वेशन में हमने पुट कर ली, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यानी वन बाय लेमडा था, लेमडा की जगह हमने वी एफ टॉ, और यहाँ पे वी एफ टॉ टी और वी एफ टॉ आई और वी एफ टॉ डी, इनकी जगह आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब वन बाई वी एफ, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होगी आपके पास फर्मी लेवल पे, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, तो इसलिए वो कैंसिल कर देंगे, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगी और इधर से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे वन बाय टॉ किसके इक्वल आ गया, वन बाय टॉ टी, वन बाय टॉ आई और वन बाय टॉ डी। अच्छा, दोनों साइडों पे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एम बाई एन क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं आपको बता भी देती हूँ क्यों करेंगे। जब हमने दोनों साइडों से मल्टीप्लाई किया तो फिर देखिए ये क्वेश्चन आ गई आपके पास, और क्योंकि हमें कंडक्टिविटी का पता है किसके इक्वल होता है, एन क्यू स्क्वायर बाय एम टॉ के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर कंडक्टिविटी का इनवर्स लेंगे तो वन बाय रो के इक्वल होगा, एम एन क्यू स्क्वायर बाय
टॉ के इक्वल आ गया। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे रो की वैल्यू पुट कर दी, रो यानी रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी ड्यू टू टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी ड्यू, ये इसका फार्मूला होता है ड्यू टू आपके पास इम्परफेक्शन का, और रेजिस्टिविटी ड्यू टू आपके पास डिफेक्ट की वजह से आ रहा है। तो ये जो दो टर्म होती हैं, ये रेजिस्टिविटी किसकी वजह से आ रही होती हैं, ये आपके पास आ रही होती हैं बिकॉज ये मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसके साथ हमने नॉट का साइन लगा दिया, ये आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो मैथिसन, ये भी मैथिसन रूल का एक फार्मूला है, और ये भी आपके पास मैथिसन रूल का फार्मूला है, जिसमें आपके पास रेजिस्टिविटी हमने ये दोनों पार्ट में करके लिख दी, ड्यू टू टेम्परेचर और ड्यू टू नॉट लिख दिया, मतलब कि इम्प्योरिटी और डिफेक्ट की वजह से आ रहा होगा। तो ये आपके पास क्या था, आज हमने पढ़ा मैथिसन रूल। ठीक, अब मैं इसकी आपको